मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं इतिहास यानी हिस्ट्री के सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 में ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में फिर से 2024 में साथियों रिपीट होने की संभावना पूरी बन रही है। तो साथियों इस चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि साथियों बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है क्योंकि सभी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। और लगातार 2024 के एग्जाम के लिए अभी आपके सामने क्लास आ रही है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से आप सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को, और ताकि सभी स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ पाएंगे और इस क्लास का आनंद उठा पाएंगे। साथियों आज की क्लास में जितने भी प्रश्न है ये 2024 के एग्जाम के लिए इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए गए हैं जो डायरेक्ट लड़ने की संभावना होती है। तो चलिए फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और एक एक प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि हमें पता चले कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों इतिहास की बारी है आज, और इस चैनल पे आपको बिहार बोर्ड के साइंस और आर्ट्स के साथ साथ पैरामेडिकल की भी तैयारी कराई जाती है। तो जितने भी आपके भाई बहन दोस्त हैं सभी को एक बार क्लास को शेयर करना जरूरी है, ताकि हमें सपोर्ट मिले और आपके लिए और ही सारे क्लास लाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, ये तो आपका थंबनेल था जो आपको वीडियो के ऊपर दिखा होगा, और सेम टू सेम जो ये लिखा गया है ये गलत नहीं लिखा गया है, एग्जाम में बार बार आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल और आंसर भी साथ साथ, ताकि आपको इसका रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथियों इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक है, टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन हो जाइए और सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो आपके टॉपर्स नोट्स के पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत की सामना ना करना पड़े। तो क्लियर है? एक बार सभी लोग बोलेंगे कि रेडी है, तो आज की क्लास करेंगे स्टार्ट। फटाफट से बोलेंगे रेडी। यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किस चीज की बनी है? यानी हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किस चीज की बनी, बताइए। लोहे की, तांबे की, कौन से, या सेल खड़ी? यानी मोहरे कहने का मतलब मेन, ये हड़प्पा सभ्यता लाने का मेन मोहरे क्या था, यानी मेन कारण क्या था? लोहे का कारण था, तांबा, कांसे, या सेल खड़ी? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, सेल खड़ी था। क्या था? सेल खड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे हम लोग राइट मानेंगे और आगे चलेंगे। स्टडी विथ रवि ऐसा चैनल है आपके बिहार में साथियों, एक लौता स्टडी विथ रवि चैनल जो आपके आर्ट्स और साइंस सभी की तैयारी एकदम 100% कराती है और बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। तो आप लोग स्टडी विथ रवि चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखेंगे। और दूसरा नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आप लोग फटाफट सिर्फ जवाब देंगे और शेयर एक बार जरूर करेंगे आप लोग सभी स्टूडेंट के पास, ताकि सभी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ पाए और इसका जवाब दे पाए। चलिए दूसरा नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे। दूसरा नंबर सवाल क्या पूछा है आपसे कि 1 मिनट बताइए, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है, बताइए। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से देंगे। बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र? बनावली की बात की है तो साथियों आपको बता दें, बनावली जो है ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, हरियाणा में बनावली स्थित है। बनावली किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में है, इसे आप याद रखेंगे। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, और फिर से ये सवाल आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस सेशन को स्टार्ट किया गया है ताकि आप 90% के पार जाए। जी हाँ दोस्तों, जितने भी ऑब्जेक्टिव हमने आपको कराया है सभी ऑब्जेक्टिव को मिला दे तो आपको 90% रिजल्ट ला के देगा ये ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने इससे पहले भी मॉडल सेट करा दिया है, आप लोग जरूर जाके देखें। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। आगे चले हम लोग तीसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 3 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। साथियों 3 नंबर सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? जब मेरे साथियों लोथल से बात की है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दे, लोथल की बात की है, 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे और एक ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो आपको मात्र एग्जाम में 1 नंबर दे के जाएगा। तो लोथल की यहाँ पे बात की है, सिंधु है, व्यास है, भोवा है या रावी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं
और आप लोग जब भी आंसर बताएंगे तो यहाँ पे 3 का ABC ऐसे करके बताएंगे, ताकि हमें पता चले कि आप लोग किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो चलिए 3 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे फटाफट से। आपके पास अब मात्र टाइम नहीं है, 2 महीने आपके सामने रह गए हैं, क्योंकि जब जनवरी आ जाती है साथियों तो आपके पास टाइम नहीं बचते और दिन गिनते गिनते आपके टाइम खत्म हो जाएंगे। तो 3 नंबर सवाल का जवाब जो है यहाँ पे लोथल किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो ये भोगवा नदी के, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है। कौन सी नदी? याद रखिएगा यहाँ पे भोगवा। जी हाँ दोस्तों, भोगवा नदी लोथल के किनारे स्थित है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है 3 नंबर सवाल साथियों? यहाँ पे 3 नंबर क्लियर है, तो हम लोग आगे चलेंगे चौथे नंबर सवाल की ओर, और चौथा नंबर सवाल को देखेंगे कि आखिर आपसे ये सवाल क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर के साथ जो भी पीडीएफ दिया जा रहा है सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी के निवास, आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा ये सवाल, आशा है, और कट नहीं रहा होगा बिल्कुल भी। तो बताइए सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हो और राइट ऑप्शन आपको बताना है। बताइए फटाफट से आप लोग कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। कमेंट करेंगे, जी हाँ कमेंट फटाफट आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। जितने फास्ट में आप लोग पढ़ाई करते हैं उतना ही फास्ट में कमेंट भी आना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सभी का रहा है, जो कि एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं यहाँ पे चांदी। चांदी का क्या था? वहां के निवासियों का क्या था? ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी। तो ये सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो यहाँ पे चांदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल की ओर। आगे 5 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। 5 नंबर साथियों यहाँ पे आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपके एग्जाम में 1 नंबर दे के जाएगा। और ये 1 नंबर सिर्फ 1 नंबर नहीं, ये आपके 90% पार भी करा सकता है साथियों। एक एक नंबर से आप 90% के लिए रुक सकते हैं। मान लीजिए 89% आपका आ रहा है और एक प्रश्न अगर सही हो जाता है यहाँ पे, तो आप लोग 90% पे जा सकते थे। तो बिल्कुल भी यहाँ पे आप लोग मिस नहीं करेंगे, हर एक प्रश्न को लास्ट तक देखेंगे, जी हाँ, द एंड तक। एंड तक क्या होता है आप लोग अगर देखेंगे तो टोटल के टोटल सवाल क्लियर हो जाएगा, और जो भी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है वो सभी रिवाइज हो जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है कांस्य युग, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। क्या? कांस्य युग की है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की है। इसे आप याद रखिएगा, ये राइट है। और 2024 की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 2024 के लिए साथियों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है, तो आगे हम लोग बढ़े। थोड़ा कलर ले लेते हैं, अच्छा सा कलर ले लेते हैं कोई सा। तो चलिए यहाँ पे हमने इसी को चूज कर लेते हैं तब तक। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो ये कांस्य युग की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, इसे आप याद रखिएगा। 5 नंबर सवाल क्लियर है। अगर अच्छा सवाल लग रहा है तो एक बार आप लोग शेयर कर देंगे, क्लास को जोरदार शेयर करेंगे, ताकि धमाका हो जाए और जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं सभी आके जुड़ जाए और बहुत ही भारी संख्या में जुड़े। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। अगला सवाल 6 नंबर को देखते हैं। कहता है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। बताइए हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पे आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पे? हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पे? जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की जब बात करती है यहाँ पे तो ये व्यापार पे है। किस पे? व्यापार पे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं यहाँ पे राइट है। जी हाँ, हड़प्पा संस्कृति आधारित है तो वो व्यापार पे है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे साथियों इसका राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए, व्यापार पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे 7 नंबर सवाल की ओर, और 7 नंबर सवाल को देखेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है
7 नंबर आपसे सवाल पूछा गया है यहाँ पे साथियों कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता को लोग किसकी उपासना करते थे? विष्णु की, वरुण की, मातृदेव की या इंद्र की? बताएंगे आप लोग फटाफट से इसका जवाब कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? तो आपको बता दें साथियों, ये मातृदेव की उपासना करते थे। किसकी? मातृदेव की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा साथियों? यहाँ पे राइट होगा, याद रखिएगा। मातृदेवी के मतलब समझते हैं, यहाँ पे धरती होता है। क्या होता है? यहाँ पे धरती होता है, इसे आप याद रखिएगा। धरती, धरती को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे मातृदेवी बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी? मातृदेवी की। इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि 8 नंबर सवाल आपसे आखिर क्या पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, ये पूछा गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ग्रामीण सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, भोजन संग्रह सभ्यता है या कबीलाई सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों आपको बता दें, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप जो है वो शहरी सभ्यता है। क्या है? शहरी सभ्यता। इसे आप याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप यहाँ पे शहरी सभ्यता को माना जाता है। इसे आप याद रखिएगा और ऑप्शन नंबर बी की जब बारी आएगी तो ये राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे और फिर से देखेंगे। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, साथ में आंसर इसलिए लिखा गया है ताकि आपको जब पीडीएफ मिलेगा, जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पे जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आंसर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ में पीडीएफ यहाँ पे आंसर के साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात रही कॉन्सेप्ट की और याद करने की, तो इसके लिए आपको क्लास रेगुलर करना होगा और पीडीएफ से अगर आप चाह लेंगे कि सभी क्वेश्चंस याद हो जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा अगर होता तो सभी किताब से ही याद कर लेते। जी हाँ, ऐसा अगर होता तो सभी स्टूडेंट किताब से ही याद कर लेते, बिल्कुल उसको टीचर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए आपको पीडीएफ जब मिल रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं कि सर पीडीएफ नहीं जाता है। एक दिन लेट जाता है पीडीएफ, लेकिन क्लास को ज़रूर आप लोग देखा कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि 9 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है। 9 नंबर सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यहाँ पे पूछा गया है। याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है। 9 नंबर सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की यहाँ पे आपसे बात किया है। तो मोहनजोदड़ो का नाम आप लोग सुने हैं और यही है वो मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी क्या राइट है? आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। ये तो आपसे क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 10 नंबर सवाल की ओर और देखेंगे कि 10 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई सवाल है, इसे हम वीवीआई मानते हैं और चाहे तो इस पर 5 स्टार भी हम लगा देते हैं अलग से, क्योंकि ये ऐसे सवाल है 2 4 5 स्टार हमने लगा दिया है, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में अगर नहीं आए तो कोई भी सवाल नहीं आएगा और ये वीवीआई आपके 2024 एग्जाम के लिए है, इसे आप याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज अलेक्जेंडर ने किया, दयाराम सहनी ने, कॉर्नवालिस ने या मैक्स मूलर ने? इसका जवाब आपको बताना है। तो साथियों हमें बताना है तो हम बिल्कुल बताएंगे। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम सहनी, जी हाँ, इसका नाम आप लोग बिल्कुल सुने होइएगा। दयाराम सहनी ने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किया था। क्लियर है? जी हाँ क्लियर है यहाँ पे। तो आप लोग जवाब देंगे कि आखिर आप लोगों को ये सवाल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है साथियों? यहाँ पे राइट है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर सवाल को देखेंगे। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आ रहा है, मैं सभी का जवाब देख रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे और तैयारी आपकी एकदम मस्त है, जबरदस्त है और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए एकदम आप लोग तैयार है। और 11 नंबर सवाल का जवाब अगर देते हैं तो और भी आप मजेदार फॉर्म में आ जाएंगे। तो 11 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास,
समतलज या रावी, हड़प्पा की बात की है और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जब तक आप लोग इसका जवाब नहीं देंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं या गलत। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी, आप लोग नाम इसका सुने हैं, बिल्कुल रावी नदी के किनारे स्थित है कौन? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट है, इसे आप लिख लेंगे। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। रख लीजिए, बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है आपके एग्जाम में। हम लोग बढ़ेंगे 12 नंबर सवाल की ओर। 11 नंबर एकदम सभी को खोपड़ी में छेद करते हुए डायरेक्ट माइंड में बैठ गया होगा और 12 नंबर सवाल भी बैठ जाएगा। तो 12 नंबर सवाल को देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऐसी कौन सी विशेषता थी जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण थी? नगर योजना का वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन। तो कौन सी ऐसी थी जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी यहाँ पे? तो हड़प्पा सभ्यता की जब भी बात आती है, ये हड़प्पा सभ्यता की जब भी यहाँ पे बात आती है साथियों, तो उसे हम क्या कहते हैं? नगर योजना और वास्तुकला। नगर योजना और वास्तुकला इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्लियर है? क्लियर। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा कलर की चेंज, पेन की मोटाई, इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको गलत आंसर में टिक न लग जाए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे 13 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 13 नंबर सवाल को देखेंगे कि आखिर आपसे पूछा क्या जा रहा है 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल में आपसे यही पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। प्रशासन कहने का मतलब कैसा था? राजतंत्रात्मक प्रशासन था, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका या गणतंत्रात्मक? मतलब वहाँ के शासन जो था वो कैसा था हड़प्पा सभ्यता का? जी हाँ, तो यहाँ पे जो है वहाँ हड़प्पा सभ्यता में होता क्या था? नगर पालिका शासन था। कैसा था? नगर पालिका, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कुछ स्टूडेंट इसमें यूपी बोर्ड के भी आ जाते हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए है, ये आप याद रखिएगा। स्पेशली ये बिहार बोर्ड के लिए है और ऐसे सवाल बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 14 नंबर सवाल की ओर और देखेंगे कि 14 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया। 14 नंबर सवाल में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिककरण, मानवीयकरण, उपरोक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताइए। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण अगर पूछेगा तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी हो जाएगा। विदेशी आक्रमण तो था ही, साथ ही साथ प्राकृतिक कारण भी था और मानवीय कारण भी था। तीनों का तीनों यहाँ पे जिम्मेदार है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। 1 मिनट। सॉरी दोस्तों, वेरी वेरी सॉरी, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल के कारण आपकी क्लास को थोड़ी देर रोकना पड़ा। तो चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण यहाँ पे पूछा गया था, तो ये इनमें से सभी था, उपयुक्त सभी था, इसे आप याद कर लीजिए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। आगे चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, कहाँ से, यह आप बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, ये हड़प्पा से दिखता है। कहाँ पे? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो राइट है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो ये हड़प्पा से दिखता है, इसे आप याद रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे और 16 नंबर सवाल को देखेंगे कि आखिर आपसे 16 नंबर क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या आपसे पूछा गया है। 16 नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो वो था हड़प्पा। इसे आप याद रखेंगे, हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे
हड़प्पा इज द राइट आंसर। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में इतने बार आ चुका है, कम से कम हम बोले तो ये सवाल आपके एग्जाम में 5 से 6 बार रिपीट कर गया है। तो आप लोग इसे एकदम इम्पोर्टेंट मान के चले और 100% विश्वास के साथ इस क्वेश्चंस को याद कर ले, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब पूछने जा रहा है। तो चलिए हम लोग आप देखते हैं आगे अगला सवाल 17 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे और 17 नंबर सवाल को देखेंगे आखिर आपसे 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए 17 नंबर सवाल कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है। क्या सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला। लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनमाली। तो सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण साथियों यहाँ पे मैं बता दूं ये लोथल से मिला था। कहाँ से? लोथल से मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। लोथल यहाँ पे इसके लिए राइट ऑप्शन है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, लोथल। हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, थोड़ा आपको आंसर भी दिख गया होगा, तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका जवाब दीजिए कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। यानी सबसे पहले किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला था। कालीबंगा, रंगपुरी, सुतका जेड्रो और मोहनजोदड़ो। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपके एग्जाम में 1 नंबर दे के जाएगा। तो यहाँ पे आपसे सवाल भी इम्पोर्टेंट है और जवाब भी इसका इम्पोर्टेंट होगा। तो किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जैसा कि आपको दिख गया होगा मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और इस सब का उल्लेख सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल के लिए राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर सवाल को देखेंगे। आपसे 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तब तक एक बार फिर से आप लोग जो भी स्टूडेंट क्लास से निकल गए हैं उसको एक बार शेयर कर देंगे, ताकि फिर से सभी स्टूडेंट जुड़ पाएंगे और इसकी जो भी क्वेश्चंस बच गया है उसका डील कर पाएंगे। एक बार फिर से आप लोग शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं। 19 नंबर सवाल का जवाब भी आप लोग बताएंगे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम सैनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी को आप ऐसे भी इंग्लिश में लिख सकते हैं आर.डी. आर.एस. विशिष्ट। तो आर.डी. और आर.एस. ऐसे भी आपको आपके एग्जाम में मिल सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे आपसे 19 नंबर सवाल यही पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो ये आर.डी. बनर्जी ने किया था, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, आर.डी. बनर्जी। इसे आप याद रखेंगे, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2024 में छापने लायक सवाल इसे हम मानेंगे। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था आर.डी. बनर्जी। क्लियर है? जो भी स्टूडेंट को थोड़ा फास्ट लग रहा होगा वो लोग स्लो करके देखेंगे। बिल्कुल सभी फीचर्स आपके यूट्यूब में दिया गया है, और जिसको भी क्वालिटी खराब दिख रही है, क्वालिटी तो यहाँ से एकदम एचडी क्वालिटी है। अगर आपको खराब दिख रही है तो आप लोग अपने हिसाब से क्वालिटी को भी सेट कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप लोग एक बार क्लास देखने के बाद दोबारा से चाहे तो आप स्पीड बढ़ा के जरूर देखें क्लास को। क्लास दोबारा देखने से आपके माइंड में डायरेक्टली सवाल घुस जाएगा और पीडीएफ देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे 20 नंबर सवाल की ओर। 20 नंबर सवाल की ओर हम लोग देखेंगे कि आपसे 20 नंबर सवाल बनता है या नहीं, और 20 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है। तो 20 नंबर सवाल में आपसे पूछा गया कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। पास्ट की बात कर रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी। क्लियर है? जी हाँ दोस्तों, क्लियर है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए की जब बात यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे सिंधु नदी हो जाएगा और ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल की ओर, और 21 नंबर सवाल को देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया। 21 नंबर सवाल आपसे यही पूछा है
कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। यानी मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है, ये आपसे पूछा गया। तो मोहनजोदड़ो की बात करते हैं यहाँ पे साथियों, तो ये सिंधी भाषा, ये हिंदी बिल्कुल भी आप लोग नहीं मारेंगे। यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा सिंधी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, सिंधी भाषा राइट है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो वो सिंधी भाषा का शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 22 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे और 22 नंबर सवाल को देखेंगे कि आखिर आपसे क्या पूछा गया। 22 नंबर सवाल में साथियों यहाँ पे पूछा गया कि लोथल कहाँ स्थित है? जी हाँ, लोथल की बात की है, कहाँ स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या पंजाब में? इसका जवाब तब तक आप लोग बताएंगे जब तक हम इसका वेट कर रहे हैं कि आप लोग जवाब दे पाए। तो बताइए कि लोथल कहाँ स्थित है? यहाँ पे गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो साथियों यहाँ पे गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे लोथल कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। कहाँ पे? गुजरात। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर ये क्लियर हो जाएगा सवाल। और कुछ भी आपको यहाँ पे आवाज थोड़ी थोड़ी इधर उधर से आ रही होगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ यहाँ पे दिखते हैं जो अभी जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे देखेंगे। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 नंबर सवाल है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्य स्रोतों के आधार पे, विदेशी यात्रियों के वितरण के आधार पे, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पे या उपयुक्त सभी के आधार पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो आपके सामने है, उपयुक्त सभी के आधार पे किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे 24 नंबर सवाल की ओर, फटाफट करेंगे ताकि आपका टाइम भी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो 24 नंबर सवाल को देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ मेरे साथियों, अगर आपसे ये पूछा गया है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में उपस्थित है या अवस्थित है, तो आप लोग इसका जवाब क्या देंगे? कमेंट करेंगे। जी हाँ, कमेंट करेंगे फटाफट से आप लोग, इसका जवाब आखिर होगा क्या। तो कालीबंगा भारत के यहाँ पे राजस्थान, कहाँ पे? राजस्थान। सभी का जवाब ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी सभी का रहा है, जो कि एकदम राइट है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान। क्लियर है? जी हाँ क्लियर है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, आपके सामने आंसर भी दिया गया है और राजस्थान यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलते जाएंगे। हम लोग पूरी दिक्कत की सामना करने के लिए तैयार है और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए बिल्कुल स्टडी विथ रवि की सारी टीम, पीडीएफ क्रिएट करने वाली टीम, वीडियो बनाने वाली टीम सभी तैयार है। तो कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं राजस्थान, ये ऑप्शन राइट है। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलते हैं? जी हाँ, गंदे पानी की निकासी को समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले सर्वप्रथम गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम अगर कहीं किया गया तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया। इसे आप याद रखेंगे। साथियों, इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपके टोटल के टोटल चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन सेट किया गया है कि सभी पूरे चैप्टर को निचोड़ के आपके सामने रख देगा क्वेश्चंस के माध्यम से। चलिए 26 नंबर सवाल अगर हम देखें कि आपसे 26 नंबर सवाल क्या पूछा गया और देखेंगे तो अचानक से एक भयभीत सी लगेगा कि सवाल कहीं रिपीट तो नहीं हो गया, क्योंकि ऐसे सवाल आपने पहले भी किया। जी हाँ, ऐसे सवाल आपने पहले भी किया, इसलिए आपको ये रिपीट लगेगा। तो बताइए कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? और इसका जवाब आप लोग गलत देके जाएंगे यहाँ पे निश्चित रूप से, क्योंकि आपको यहाँ पे लगेगा कि इस सवाल का जवाब हमने पहले बताया है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सरस्वती, जी हाँ सरस्वती यहाँ पे राइट हो जाएगा।
आप लोगों ने यहाँ पे सिंधु बता रहे हैं जो कि गलत है। कालीबंगा यहाँ पे पूछा है और इसका सरस्वती से संबंध है, तो यहाँ पे सरस्वती यहाँ पे राइट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल 100% अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अगर राइट है तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी आप लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं आप लोग लास्ट तक देखेंगे, पूरी क्लास को देखेंगे ताकि आपको मजा आए और जितनी भी प्रश्न है उसकी पूरी निचोड़ आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल को देखते हैं कि आपसे 27 नंबर सवाल कौन सा तोहफा लेके आया है। और 27 नंबर सवाल तो यही आपसे कह रहा है साथियों कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। जी हाँ, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो यहाँ पे आपको आंसर भी दिखाना चाहूंगा ताकि आपको भरोसा हो कि इस पीडीएफ में टोटल के टोटल प्रश्न का जो आंसर है, आंसर साथियों वो भी इंक्लूड किया गया है ताकि आपको आसान हो। क्या हो? आपको आसान हो। किस लिए आसान हो? याद करने में, प्रश्न को दोबारा देखने में, जी हाँ, प्रश्न रिपीट करने में। ये सभी फायदा आपको इस पीडीएफ के माध्यम से दिया जा रहा है और इतने सारे कंटेंट आपको दिया जाएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। यही तो स्टडी विथ रवि की खासियत है। जिस चीज की तैयारी हमने कराई है पूरे जोर और जबरदस्ती से कराई है ताकि आपको इसकी पूरी की पूरी बेनिफिट हो सके। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी साथियों लोथल। ऑप्शन नंबर डी लोथल यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्लियर है तो एकदम जवाब देते जाएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर क्लियर है, ताकि हमें लगे कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा है और एक भी ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। 28 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे आप लोग कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोटदीजी से, राखी गढ़ी से। तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिलती है। कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो। ये सवाल आपके एग्जाम 2018 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और शायद ये 2024 में फिर से रिपीट कर दिया जाए। और निश्चित रूप से ऐसे सवाल रिपीट होते हैं जो पिछले 2 वर्ष 3 वर्ष में पूछा गया है, वो निश्चित रूप से सवाल रिपीट होगा और इसे आप याद करके बिल्कुल जाएंगे। 29 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 29 नंबर सवाल को देखते हैं कि आखिर आपसे क्या पूछा गया। 29 नंबर सवाल में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? बताइए, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन। तो सिंधु सभ्यता की जब बात आती है तो ये चीन पे जाती है। चीन क्या था? इस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं रखता था। इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट जाएगा। आप लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एकदम वफादारी से पढ़ाई कर रहे हैं। 30 नंबर सवाल देखिए कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो ये पशुपति महादेव थे। डायरेक्ट इसका आंसर मैं बताता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। पशुपति महादेव सिंधु वासियों के प्रमुख देवता माने जाते हैं। ये अभी आपके नेपाल में पड़ता है। कहाँ पे? नेपाल में पड़ता है। इसे आप याद रखेंगे। आगे हम लोग 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आखिर आपसे 31 नंबर सवाल कैसा सवाल पूछा गया है उसको देखिए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन, डरावना क्वेश्चन, लेकिन आंसर इसका बिल्कुल आसान लल्लू सा क्वेश्चन है। बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? हड़प्पा, चंदोदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो जब भी यहाँ पे मृतकों की टीला के रूप में जाने की बात करेगा तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, मोहनजोदड़ो के साथ जाएंगे। यह मोहनजोदड़ो के साथ आप लोग बिल्कुल जा रहे हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक है। यह प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है। इसी प्रकार आप लोग पढ़ते रहेंगे ताकि सभी का जवाब करेक्ट आना चाहिए। 32 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 32 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया उसको देखिए। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सिंध का बाग कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है 32 नंबर सवाल का। क्लियर है? क्लियर है तो हम लोग
आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल को देखते हैं। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, तो आंसर भी आपको यहाँ पे दिख गया, मातृसात्मक। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? मातृसात्मक था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 34 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया उसको देखिए। 34 नंबर सवाल है साथियों यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। यही तो आपको फोकस करना है। कैमरा मैन फोकस करो का डायलॉग अभी ज्यादा फेमस है, तो आपको स्टूडेंट लोग फोकस करो नहीं और है पे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर कोई आता है तो वो नहीं और है पर आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता के समकालीन बिल्कुल भी इसे हम नहीं मानते। आगे 35 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 35 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, त्रिभुजाकार। 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? तो ये रोपर में दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। आपको पहले ही बताया, मृतकों का टोला कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। आगे अगला सवाल 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट अंदाज में। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? तो ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो में थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। 39 नंबर सवाल, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो ये ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में मिला था। कब? 1922 ईस्वी में मिला था। इसे आप याद रखेंगे, ये वीवीआई सवाल हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। हाल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? तो ये ऑप्शन कालीबंगा में मिला था। कहाँ पे मिला था? कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। 41 नंबर सवाल को देखिए। पशुपति महादेव के मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता? तो यहाँ पे शेर बिल्कुल भी नहीं होता। बाघ, हाथी और शेर पशुपतिनाथ के मुहर में ये रहता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है शेर, वो बिल्कुल भी वहां पे नहीं दिखता। 42 नंबर सवाल है कि किस स्थान से शतरंज की तरह की खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? तो ऑप्शन नंबर डी लोथल से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट है। आगे ये कुछ कट गया क्वेश्चन है, चलिए आगे देखेंगे। सॉरी, कटा हुआ नहीं है, इसी का रिपीट कर दिया गया है। और 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने यह रहा कि राय बहादुर दयाराम शाहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा में करवाया था ऐसा, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। और 44 नंबर सवाल को देखिए फटाफट अंदाज में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो ये राखल दास बनर्जी जिन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। तो ये रहा साथियों टोटल के टोटल 44 या 45 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा, जितना चाहा उतना ज़्यादा प्रश्न आपके लिए लाया था। टोटल मान के चलिए कि 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए ऐसे थे जो आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और आज की क्लास से आपसे 5 से 10 क्वेश्चन फाइनली रिपीट कर दिया जाएगा, ये विश्वास है। और दोबारा वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। और स्टडी विथ रवि के साथ ऐसा ही आप लोग जुड़े रहे और ढेर सारा प्यार देते रहे, ताकि हमें मोटिवेट मिले और आपके लिए ऐसे ही और सारे वीडियो लाता रहूं। तो एक बार फिर जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाएंगे, कमेंट करके जाएंगे। कमेंट आप लोग जरूर करें कि आज की क्लास कैसा लगा। साथ ही साथ स्टडी विथ रवि चैनल पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 11th 12th बिहार बोर्ड और पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग और नीट की तैयारी आपको पूरी टीम के साथ कराई जाती है। तो साथियों तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में महाधमाका के साथ, फिर से आएंगे हिस्ट्री के और सारे विषयों का प्रश्न लेके। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।